नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष के पत्र 4 में संकलित नाटक चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करेंगे। यह नाटक 1931 में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक का अर्थ हुआ कि इतिहास की घटनाओं को लेकर उनको आधार बनाकर और इस नाटक की रचना की गई है। लेकिन इतिहास हमें सारी बातें नहीं बताता है। जो मोटी मोटी बातें हैं वही इतिहास में दर्ज होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म जीवन के क्रियाकलाप ये इतिहास में दर्ज नहीं होते हैं। तो इसके लिए नाटककार या उपन्यासकार या कहानीकार जो किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखता है उसको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रसाद जी ने इस नाटक में इतिहास और कल्पना का बहुत ही सुंदर समन्वय किया है। यह बहुत बड़ा नाटक है, 4 अंकों में विभाजित है और इसमें लगभग 44 दृश्य हैं। इसका कालखंड भी बहुत लंबा है, यानी ये नाटक जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर ये ख़त्म होता है उसकी समय सीमा जो है 326 ईसा पूर्व से लेकर 306 ईसा पूर्व तक की, यानी लगभग 20 वर्षों का इसका ये कालखंड है। मुख्य रूप से इस नाटक में जो इतिहास की 3 प्रमुख घटनाएं हैं, भारत के इतिहास में जो घटित हुई हैं 3 प्रमुख घटनाएं, उन्हीं को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। जिसमें पहली है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, दूसरी है नंद वंश का उन्मूलन। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना हुई। इससे पहले मगध का शासन नंद वंश के हाथ में था। तो इस नाटक में नंद वंश के उन्मूलन का विस्तार से वर्णन है। किस तरह से चाणक्य ने अपनी कूटनीतियों के तहत, चाणक्य नीतियों के तहत नंद वंश का उन्मूलन किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया जनता के सहयोग से, जनता की सहमति से। और तीसरी जो मुख्य घटना है सेल्यूकस का पराभव। इन्हीं 3 घटनाओं के आधार पर ये नाटक रचा गया है। और ये ध्यान देने की बात है कि ये नाटक 1931 में रचित है, जिस समय स्वतंत्रता संग्राम भारत में चल रहा था और अपनी चरम सीमा पर था। कोई भी रचना अपने में एक युग बोध लिए हुए होती है। जैसे अगर घटना इतिहास की ही हो, लेकिन अगर आज के समय में कोई रचना लिखी जाएगी तो वो आज के युग बोध के अनुसार उसका रूप होगा। उसी तरह से 1931 में ये नाटक लिखा गया, तो उस समय जो आवश्यकता थी देशभक्ति की, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना जागृत करना था लोगों में, तो उस समय इन घटनाओं को इस तरह से प्रसाद जी ने इस तरह से इन घटनाओं को दिखाया कि उस समय के भारत के युगबोध को ये नाटक दिखा रहा है। और इसमें जो प्रमुख पात्र है, जिसमें सिंहरण, चंद्रगुप्त तो नायक है ही, और सिंहरण जो है उसमें ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की छवि प्रसाद जी ने दिखाने की कोशिश की है। इस नाटक में क्योंकि ये बड़ा नाटक है, पात्र भी बहुत अधिक हैं। प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, सिकंदर, जिसको इसमें अलक्षेंद्र भी कहा गया है, सेल्यूकस राक्षस, सिंहरण, अंबिक, पर्वतेश्वर। महिला पात्रों में अलका, कार्नेलिया, सुभाषिनी, मालविका और कल्याणी ये मुख्य पात्र हैं। महिला पात्रों का इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से काल्पनिक है और प्रसाद जी ने बड़ी सुंदर से इन पात्रों को घटनाओं में संजोया है। गौण पात्रों में वररुचि, जिसको कात्यायन भी कहा गया है, और मालवा के कुछ पदाधिकारी हैं जिनमें देवल, नागदत्त, गणमुख्य,
इसके अतिरिक्त दंडायन, मौर्य सेनापति, शकटार, गंधार नरेश, मेगास्थनीज, फिलिप्स, एनिसाक्रिटिस और महिला में लीला और नीला ये गौण पात्र हैं। यह नाटक पूरी तरह से 4 अंकों में विभाजित है और पूरे नाटक में गीत भी शामिल हैं। ये प्रसाद जी की खासियत है कि वो उपन्यास लिखें या कहानी लिखें या नाटक लिखें, उनके अंदर का कवि उन पर हमेशा हावी रहता है और वो काव्य में रचना करते हैं। तो नाटकों में भी, उनके नाटकों में गीत होते हैं। इसमें कुल 4 गीत हैं जिनमें जो देशभक्ति से प्रेरित हैं और प्रकृति चित्रण के गीत हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत बहुत ही लोकप्रिय है। दूसरा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह गीत भारत के लोगों में आज भी जोश भरने का काम करता है। और इस नाटक का जब मंचन हुआ था 1972 ईस्वी में, कारंत के निर्देशन में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के द्वारा काशी में 1972 में इसका मंचन हुआ था, जिसमें इस गीत को 4 बार डाला गया था, क्योंकि मंचन करते समय निर्देशक को थोड़ी छूट होती है कि वह अपने सुविधानुसार नाटक में काट छाँट कर सकता है, संवादों को छोटा कर सकता है, दृश्यों को थोड़ा छोटा कर सकता है, गीत को या तो छोटा करे या पूरी तरह हटा दे। तो यहाँ निर्देशक ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से वाले गीत को 4 बार डाला था। और क्योंकि वो समय 1972 के समय पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ 1971 में, और उससे पहले जो चीन से युद्ध हुआ था, तो देश की जो जनता हताश और निराश थी, उसमें जोश भरने का काम इस गीत ने किया। तो वही मैं कह रही थी कि युग बोध, जिस समय में आप जो भी काम करते हैं, रचना करते हैं, तो उसका युग बोध उसमें आ जाता है। और आज के समय से वो रचना, बेशक वो घटना ऐतिहासिक ही क्यों ना हो, वो आज के समय से ज़रूर जुड़ जाती है और जुड़नी ही चाहिए। इन 4 अंकों में कथा का बहुत ही विस्तार है, जिसमें किस तरह से सबसे पहले गुरुकुल का दृश्य है, वहाँ पे सभी आपस में बात कर रहे हैं, सहपाठी जो हैं, किस सिकंदर का आक्रमण भारत पर होने वाला है, और पर्वतेश्वर और सिकंदर के युद्ध की तैयारी पहले अंक में दिखाई गई है। युद्ध में और युद्ध के दृश्य हैं, इसमें नाव चलाना, चीता से लड़ाई, बाघ से लड़ाई, सब दृश्य हैं। इनके कारण ये भी आरोप लगता है चंद्रगुप्त नाटक पर या प्रसाद के अन्य नाटकों पर भी कि यह रंगमंच के योग्य नहीं है। यानी ये इन सारे दृश्यों को रंगमंच पे प्रस्तुत करना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान तो नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि रंगमंच की वजह से नाटक लिखे जाएं, जबकि नाटक साध्य है और रंगमंच साधन है। रंगमंच को उसके अनुकूल अपने आप को बनाना होता है। दूसरे अंक में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का इसमें प्रेम शुरू होता है। हाँ, और इसमें जितने भी पात्र हैं उनमें युगल पात्र है, मतलब प्रेम संबंध है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त में, सिंहरण और अलका में, इस तरह से कई इसमें जोड़े हैं जो आपस में प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, बलिदान, त्याग, वीरता, जो अलका किस वीरता से लड़ने के लिए युद्ध मैदान में आ जाती है, ये सब हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। ये आज के वीडियो में इस नाटक का परिचय मैंने दिया। अगले वीडियो में हम अनेक पक्षों से इस नाटक को देखने का प्रयास करेंगे, पात्रों की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से, रंगमंचीयता की दृष्टि से, ये रंगमंच पे करने में इसको क्या सुविधाएं हैं, क्या इसके अनुकूल प्रतिकूल, क्या पक्ष विपक्ष में जो भी तर्क हैं वो हम देखेंगे।
इसके बाद इसका उद्देश्य जो सबसे पहले है कि नाटक का उद्देश्य ही यही है, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।